बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। आज से आप हर पीर से जुमेरात तक 10 बजे जो है वो इस स्लॉट के ऊपर हमें मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ मुतज़ाद इत्तलात से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन खित्ते में पहुँच चुका, जबकि अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बहरी बेड़ा ताहाल मशरक़ वस्ता की जानिब पेशकदमी कर रहा है। ये बहरहाल एक हकीकत है कि अमरीका एक बार फिर ईरान को मरकज़ बनाकर खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा रहा है, और ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि एक अमरीकी फौजी बेड़ा खलीज की जानिब बढ़ रहा है, और वाज़ेह रहे कि हालिया हफ्तों में ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर क्रैकडाउन और आलमी रद्द-ए-अमल ने खित्ते की फ़ज़ा पहले ही कशीदा कर रखी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एक मुकम्मल जंगी बहरी बेड़ा आइंदा चंद दिनों में मशरक़ वस्ता पहुंच जाएगा। अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी जहाज को जनूबी बहरा चीन से अपना रास्ता तब्दील किए हुए एक हफ्ते से जायद हो चुका है। यह बहरी बेड़ा क्रूज मिसाइल से लैस है जो ईरान के अंदर गहराई तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यह पेशरफ्त इसलिए भी अहम है कि गुज़श्ता बरस जून में अमरीका ने मशरक़ वस्ता में इसी नौइयत की कार्रवाई करते हुए ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले किए थे। चुनाचे हालिया नकलो हरकत को महज एक अस्करी मश्क की बजाय एक संजीदा इशारा तस्वुर किया जा रहा है। सियासी महाज पे सदर ट्रंप के बयानात भी गैर मामूली रहे हैं। जब उनसे ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। अमरीकी दिफाई हलकों के मुताबिक खित्ते में इजाफी एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात करने पर भी गौर हो रहा है, ताकि किसी भी मुमकिन ईरानी रद्द-ए-अमल की सूरत में अमरीकी अड्डों को महफूज बनाया जा सके। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो मशरक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे जायज अहदाफ होंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने भी ये ऐलान किया है कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और अमरीका और इसराइल को किसी भी गलत अंदाजे से बाज रहना चाहिए। अमरीका ने ईरान पे नई पाबंदियां भी आयद की हैं। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक ये पाबंदियां उस माली निजाम को मुतासिर करने के लिए हैं जिनके जरिए ईरान अंदरूनी क्रैकडाउन को फंड करता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने ईरान में एहतजाज के दौरान हलाकतों की मजम्मत करते हुए एक करारदाद भी मंजूर की है। ईरान की अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 3117 है, जबकि इंसानी हुकूक के इदारे इस तादाद को कहीं ज्यादा बता रहे हैं। यूं अमरीकी बहरी बेड़े की पेशकदमी महज अस्करी नकलो हरकत नहीं बल्कि एक वाज़ेह सियासी पैगाम बन चुकी है। सवाल अब भी बरकरार है कि क्या यह दबाव ईरान को झुकाने के लिए है या मशरक़ वस्ता एक बार फिर किसी बराह रास्त तसादुम के दहाने पर खड़ा है। अब्राहम लिंकन की समत शायद इस सवाल का जवाब अपने साथ लेके आ रही है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। मैं दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। डॉक्टर जमील खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिका का है या उनकी जो स्टेट पॉलिसी है दुनिया के साथ रवाबित रखने की या नई जंगें शुरू करने की, उसमें कोई तब्दीली हो चुकी है और पुराने सुदूर से ये पॉलिसी तब्दील दिखाई देती है? बिल्कुल तब्दील दिखाई देती है। ये पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस पर रीसेट हो गया है। ट्रंप ने उसको रीसेट कर दिया है और स्टेट डिपार्टमेंट मध्यम पड़ गया है और व्हाइट हाउस की टीम इस वक्त ज्यादातर फैसलों में वही सबकत लेती है और वही करती है। तो ये तो हकीकत है कि एक नए मोड़ पर है। 80 सालों के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये जो आपको रुख नजर आ रहा है वो इस रुख पर 80 सालों के बाद आई है, और ये बहुत एग्रेसिव किस्म की है, ये नॉन ट्रेडिशनल किस्म की है। इसमें कुव्वत का इजहार ज्यादा किया जा रहा है। हर जो डिप्लोमेटिक मैनूवर हो रही है उसमें धौंस और धड़के के साथ जो उस पर यानी कि कोअर्सिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। अब आ जाते हैं ईरान और मशरिक़ वस्ता। मशरिक़ वस्ता में जो बोर्ड ऑफ पीस है वो इस चीज की गमाजी करता है कि बात इस नहद तक पहुंच गई थी कि जो ममालिक इसमें साइन कर रहे हैं पाकिस्तान समेत, वो समझते हैं कि खून रेजी रोकने का कोई और रास्ता बचा ही नहीं, बल्कि मरता क्या नहीं करता इसको कबूल कर लिया जाए। एक तो ये लेकिन हमारी बात इस वक्त ईरान और मशरिक़ वस्ता के ये बहरी बेड़ों के हवाले से हो रही है, तो मैं इस गुफ्तगू को दोबारा इसी रुख में लेके आता हूँ। ये रेफरेंस के तौर पर बयान करना था, कर दिया। जो बहर हिंद में इस वक्त अब्राहम लिंकन है वो पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अल्मेडा जो है
वो रमा दमा है और पहुंचने वाला है। तो लिहाजा बहरी बेड़े, डिस्ट्रॉयर, पहले से भी यहाँ मौजूद सबमरीन्स और ये तमाम मिलिट्री एसेट, और ये उनके अलावा हैं जो यहाँ बेसिस हैं, कुवैत में है, बहरीन में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है। इन बेसिस के अलावा कतर, इन बेसिस के अलावा ये मिलिट्री एसेट्स हैं। अब इसकी क्या ये बिल्टअप की वजह क्या है? बिल्टअप की वजह इस वक्त बाकी वजूहात तो पहले से जो ईरान के साथ जो इस खिते में एक ही मज़ाहमत करने वाला मुल्क रह गया था या आंखें दिखलाने वाला मुल्क रह गया था, जो कि हर लिहाज से इजराइल को भी और अमेरिका को भी तुर्की बयानात की हद तक जवाब देता रहा डिप्लोमेसी के साथ साथ। तो अब भी ईरान ने ये कह दिया है कि आप जितनी भी मनोरिंग करें, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, कि हम आपको पहले से ज्यादा जो है वो जवाब दे सके। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। चीफ कहते हैं उनके चीफ कहते हैं कि ट्रिगर ऑन द गन, मतलब ट्रिगर है अभी हमारे हाथ में, जब चाहे दबा देंगे। जी हाँ, सही। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, सर आप क्या समझते हैं अब्राहम लिंकन की अगर साख के हवाले से बात की जाए, उसकी हैयत के हवाले से, या उसके ऊपर जो जंगी जहाज मौजूद होते हैं, इसके हवाले से अगर देखें तो आप इस पूरे मंजरनामे को किस नज़र से देखते हैं कि अगर ये मिडल ईस्ट के अंदर तायुनात कर दिया जाता है तो क्या ये सिर्फ कोई इशारा है या ये बाकायदा हमले का फिर साइन आ चुका है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अगर डिप्लॉयमेंट पे थोड़ा मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव दे दूं, देन वी कम टू योर 3 पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं। तो तुर्की में काफी डिस्कस हो रहा है। यूएस की जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, जो नेवी की है, उसमें पर्शियन गल्फ है, रेड सी है और मेडिटेरेनियन है। ये इसमें नॉर्मली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हमेशा रहते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये वॉइड था, तब भी इनको साउथ चाइना सी से मूव करना पड़ा। अदरवाइज जो वेनेजुएला के अगेंस्ट डिप्लॉयमेंट, उसमें काफी नेवी खपी हुई है। तो मेरी अपनी असेसमेंट में अभी बिल्डअप कंप्लीट नहीं है। दे नीड एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स। एक नॉर्थ अरेबियन सी में आएगा, रिमेनिंग आउट ऑफ रेंज ऑफ ईरानियन मिसाइल सिस्टम, और हो सकता है थोड़ा फर्दर साउथ रहे, और एक जो है या रेड सी में डिप्लॉय करेंगे या मेडिटेरेनियन में। तो वी हैव टू वेट। जो मेरी मिलिट्री असेसमेंट है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के बगैर नहीं हो सकता। अगर कोई बड़ा हमला करना है तो शायद 3 चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। बाकी इनकी 5 जो टास्क फोर्सेस हैं, वैसे जिस तरह आई थिंक मिस्टर जमील कह रहे थे, हमेशा अवेलेबल होती है मेडिटेरेनियन में, रेड सी में, और आप कह लें कि गल्फ ऑफ ओमान में। ये डिफरेंट आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया के जहाज भी होते हैं, देन यू हैव यूके है, इसके अलावा यूरोप से जब मदद की जरूरत पड़े। तो एक मेरे ख्याल में जो मिलिट्री प्रिपरेशन, अनलेस दे हैव समथिंग जो लास्ट टाइम किया था कि जो जहाज थे लॉन्ग रेंज B2 बॉम्बर्स, वो चले यूएस कॉन्टिनेंटल यूएस के आगे स्ट्राइक है, तो दैट कुड बी अनदर सिनेरियो। अगर कोई मैसिव स्ट्राइक करनी है तो अभी तक बिल्डअप मुकम्मल नहीं है। ये एक वॉइड फिल किया गया कि यहाँ पे मिलिट्री कैपेबिलिटी हो। अभी आ जाते हैं, ये 3 सिनेरियोज बन रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। एक तो ये कि तुर्किया में एक कंसेंसस है कि खुदा ना खासा ईरान अगर फॉल करता है तो देन 2 वेक्टर्स बनेंगे, एक ईस्ट की तरफ मूव करेगा टुवर्ड पाकिस्तान और एक नॉर्थ वेस्ट टर्की की तरफ। इसका मतलब है नेक्स्ट फेज में ये 2 मुल्क हैं, बड़ा क्लियरली यहाँ पे क्लैरिटी। दैट्स वाई फिर मुस्लिम नेटो की बात हो रही है कि ये होने नहीं दिया जाएगा, एंड दैट्स वाई ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया है। बल्कि एक वेक्टर कहते हैं साउथ जाएगा टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। 3 बड़ी मिडिल पावर्स रह गई हैं, उनको डिस्टेबलाइज किया जाएगा। लेकिन 3 सिनेरियोज हैं, उसमें एक है कि जस्ट सेवर रेटलिंग, प्रेशर टैक्टिक्स है, और ईरान को इतना प्रेशराइज किया जाए थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल के नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए। नंबर 2 लिमिटेड स्ट्राइक की जाए लीडरशिप को, और फिर इंटरनल रिवॉर्ड, और नंबर 3 ऑल आउट वॉर। तो उस पर आई थिंक डिस्कशन हो सकती है। ठीक। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 3 मंजरनामे वजह किए हैं ब्रिगेडियर साहब ने, आप क्या समझते हैं कि प्रेशर टैक्टिक को अगर देखा जाए तो क्या प्रेशर बिल्ड कर सकता है ईरान के ऊपर मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका? बहरहाल जो इस वक्त सिनारियो नजर आ रहा है वो ये है कि प्रेशर इस हद तक बिल्टअप हो गया है कि अब ये नविश्ता दीवार मालूम होता है कि ईरान पर स्ट्राइक अमेरिका करेगा। अमेरिका के पहले क्या अहदाफ नजर आते थे, जो कि चंद दिन पहले जब ये वहां मूवमेंट चली और अपराइजिंग हुई ईरान में, जिसको कि ईरानी हुक्मरानों ने कंट्रोल कर लिया एट द कॉस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइंग, तो वो कंट्रोल में अभी आ गए। और उससे पहले क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, फिक्र मत करो, हम आ रहे हैं, जारी रखो अपनी मूवमेंट। और ये भी हमें पता है कि 43,000 के करीब जो सैटेलाइट टर्मिनल्स जो हैं स्टारलिंक्स के, वो स्मगल करके पहुंचा दिए गए थे, हथियार स्मगल करके पहुंचा दिए गए थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि वहां की आबादी इस वक्त वो बहुत ज्यादा तंग है, क्योंकि 800% पिछले 5 सालों में उनकी करेंसी यानी कि इन्फ्लेशन इस वक्त बढ़ी है और करेंसी डाउन हुई है।
जिसकी वजह से वहाँ इफलास और भूख और काफी ज्यादा बढ़ गई है, और जिसकी वजह से तंगी आ रही है। लोग पहले बाजार यानी कि बिजनेस पीपल वो पूरे के पूरे हामी थे रिजीम के, यानी क्लर्क्स के, और अब वो उधर से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब रहा सवाल कि ये जो सारी सफबंदियां हो रही हैं मिलिट्री, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल जो इंदिया दे दिया था, और साथ में नेतन्याहू ने कि ब्रेव ईरानियों अपना सिलसिला जारी रखो, हम आ रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो ये सारी चीजें अगर इसका अहाता किया जाए तो वो क्योंकि ईरानियन रिजीम, उनकी रेवोल्यूशन गार्ड, वो काफी मुस्तहकम थी, उन्होंने कंट्रोल किया, यकीनन उनको सख्ती करनी पड़ी और काफी जाने उसमें गई, लेकिन कंट्रोल कर लिया कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। अब प्रेशर टैक्टिक के तौर पे अब मजीद बातें क्या हो सकती हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। ये लावा है जो फटेगा, और इस लावे को फाड़ने के लिए ये सारी आप जो देख रहे हैं सबबंदी, जिससे कि मैंने कहा कि नवश्ता दीवार है, क्योंकि उन्होंने ये शॉर्ट लिस्टिंग कर ली होगी कि वो तमाम जो चीदा लीडरशिप के लोग हैं उनको किस तरह निशाने पे रखा जाए, या उन मुकामात को किस तरह उड़ाया जाए, ताकि दोबारा कोई फिजा हमवार हो उस रिजीम चेंज की जिसका का इंतजार है और वो फेवरेबल हो। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। बहुत सारे बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार में बहुत सारे एक्स अकाउंट्स देख रहा था, उसके ऊपर कुछ बातें हैं। अब वो कितनी बहाम है या कितनी सच्चाई के ऊपर मबनी है, ये तो खुदा जाने। क्या आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 2-3 दिनों में कोई 3-4 जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स हैं चाइना के, उन्होंने लैंड किया हो ईरान के अंदर और वहाँ पे कोई सामान पहुंचाया हो? ये एक बहस जारी है। क्या आप समझते हैं कि चाइना को इसके अंदर लपेटने के लिए ये बहस जारी है, या फिर इसमें कोई हकीकत है? आई थिंक जो तो एविएशन एक्टिविटी है उसका ऑनेस्टली अभी किसी हद तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है जो चाइनीज इंटरेस्ट है इन ईरान और रशियन इंटरेस्ट, अगर आई वुड से कि दोनों को अगर कन्वर्ज करें, दैट इज ह्यूज, बिकॉज एक तो $400 मिलियन की इनकी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में होनी है, कुछ हो चुकी है। दूसरा, खुदा ना खास्ता देखें, ईरान फॉल करता है तो फिर हाइड्रोकार्बन हब जो है ना मिडिल ईस्ट से लेके ऊपर कैस्पियन, ये फिर अमेरिकन और ज़ायनिस्ट कंट्रोल में आई वुड से आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई द रीजन जो है वो आपने देखा है कि रीअलाइन हो रहा है। और ये मेरे ख्याल में एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान, ईरान, तुर्की की तरफ से कि वी नॉट लेट इट हैपन, एंड प्रोबेबली एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी है। तुर्किया तो इसको कंसिडर कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा अगर होता है। तो चाइना के स्टेक्स आर वेरी हाई, बिकॉज देखें अभी वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया गया, तो ऑयल एंड गैस अगर आप देखें उनकी सप्लाई मेनली गल्फ से जाती है, और ईरान का खुदा ना खास्ता गिना नीज के सारा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अमेरिकन कंट्रोल में, अगर फिर अपनी मनमानी करेंगे देयर विल बी ह्यूज प्रेशर ऑन चाइना एंड एलाइज। तो शायद आई थिंक इसमें सदाकत हो, बिकॉज अभी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, HQ-19 सिस्टम की जो S-400 के बराबर है, प्लस आई थिंक जो अभी जैम किए गए थे स्टार लिंक्स के, उसमें भी सुना गया है कि प्रोबेबली इट वाज चाइनीज टेक्नोलॉजी। इसके तरीके से आई डोंट नो ईरान के, ये सुना है कि कहीं ना कहीं से कोई कुमक तो आखिरी बार में आई थी जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सका। ठीक, इस पूरे मंजरनामे में अब देखना ये है कि ये जहाज जो है ये यहाँ पे अगर तैनात होता है तो इसके असरात कहाँ तक पहुँचते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है। ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डिवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पे बोर्ड ऑफ पीस के क़याम के बाद का मंजरनामा क्या है और उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा शेवराज। वेलकम बैक। नाज़रीन, डिवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पे बोर्ड ऑफ पीस के क़याम ने आलमी सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 59 ममालिक के सरबराहान को बोर्ड में शमूलियत की दावत दी, जिसे पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फौरी तौर पर कबूल कर लिया। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी बोर्ड में शामिल होने की दावत दी गई, मगर भारत ने ना तो डिवॉस में होने वाले इजलास में शिरकत की और ना ही उसने अब तक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के हवाले से कोई हतमी फैसला किया है। इजलास में सिर्फ 19 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे, जबकि बाकी ममालिक ने या तो शिरकत नहीं की या बाद में दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने इजलास के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, उसमें अजरबैजान से लेकर पैराग्वे और हंगरी तक कई ममालिक शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये बोर्ड सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, और मेरा ख्याल है कि हम इसे दूसरी जगहों पे फैला सकते हैं, जैसा कि हमने गजा में कामयाबी से किया।
ये वो बुनियादी वजह है जिसके बायस भारत ने अब तक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला नहीं किया, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ पीस का दायरा इख्तियार बढ़ाया गया तो भारत भी कटहरे में खड़ा हो सकता है, जो मसला कश्मीर के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों की खिलाफ वर्जी कर चुका है। ट्रंप ने भी एक से जायद बार मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की, खास तौर पर मई 2025 में दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के दौरान, लेकिन नई दिल्ली ने उन तमाम पेशकशों को मुस्तरद कर दिया। इन हालात में पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में बरवक्त शमूलियत ने इस इम्कान को मजीद नुमाया किया कि बोर्ड के फैसले खित्ते पर असरअंदाज होंगे और भारत को इन हालात में इंतहाई मोहतात रहना पड़ेगा। भारत के लिए एक और मसला यह भी है कि अब तक ये वाजे नहीं हुआ कि आया बोर्ड के रुकन ममालिक की हैसियत यकसा होगी या किसी मुल्क का असर और रसूख ज्यादा होगा। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों से दस्तबरदार हो रहा है, जिनमें नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म शामिल हैं। चुनाचे कुछ हल्कों की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसने भारत की तशवीश में मजीद इजाफा किया है। यूं इस वक्त भारत एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि हालिया दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्मजोशी और इंडिया के रूस से तेल खरीदने पर अमरीका की जानिब से उस पर भारी टैरिफ आयद किए जाने के बायस दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पहले से ही कशीदा है। इस पूरे मंजरनामे में भारत का बोर्ड में शामिल होना या ना होना दोनों ही उसकी सिफारती पोजीशन को मुतासिर कर सकते हैं और गजा के बाद मुमकिन है मसला कश्मीर के हल की जानिब भी पेशकदमी हो सके। इसी ज़िमन के अंदर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में भारत का अभी तक जवाब ना देना, इसमें भारत को क्या चीज जो है वो रुकावट के तौर पे पेश है? सबसे बड़ी रुकावट तो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी का कार्नर स्टोन ये है कि किसी तीसरे फरीक को कश्मीर के मामले में नहीं लाया जाएगा, नहीं सुना जाएगा, नहीं उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। ये बायलैटरल मामला है, शिमला मुआहदा भी इस पे मौजूद है। लिहाजा हम किसी तीसरे फरीक को अगर लाएंगे और वो भी इतने भारी भरकम फरीक को लेके आएंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क हो और उसका ताकतवर सदर हो, तो जाहिर है उसके सामने तो उनके ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की तो धज्जियां उड़ा सकते थे वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर उसने अपना वजन रख लिया कि मैंने इस मसले को हल कराना है और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल नहीं हुआ है, तो वो उनमें ये सलाहियत और ताकत है कि वो मजबूर कर सकता है। तो लिहाजा वो यही वजह है उससे इज्तनाब करने की। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि बारहा बल्कि मुतअद्दिद बार और यही राग अलापता रहा है इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि ये बायलैटरल मामला है, हम किसी तीसरे फरीक की बात नहीं सुनेंगे। लिहाजा ये अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे इख्तियार में भी इसलिए नहीं आता है कि हमने शिमला मुआहदा कर लिया है, जब भी होगा बायलैटरल तरीके से होगा। और उनको पता है कि बायलैटरल तरीके से वो किसी न किसी जवाब की वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करके तो वो उस पर कभी नहीं आते थे और अपना मकसद वो सीधा करते जा रहे थे, जैसा कि उन्होंने आर्टिकल 370 और 35 को उन्होंने एब्रोगेट करके मजीद अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। तो बिल्कुल ये हकीकत है कि वो इज्तनाब कर रहे हैं इस मामले से। और दूसरी वजह यह है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से कि वो उसको फेस ना कर पाए, और उसकी वजूहत यही है जो आपने अपने बयानिया में बताया है कि जब जंग के दौरान पाकिस्तान इंडिया के दौरान जो झुटलाया गया एक हकीकत को डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार कहते रहे कि उन्होंने जंग रुकवाई है, और वो बार बार इसको कहते रहे इंडिया और मोदी सरकार कि नहीं ये जंग उन्होंने नहीं रुकवाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको झूठा गर्दान रहे हैं, उस मुल्क की तस्दीक कर रहे हैं जिस मुल्क को आपने इन्वॉल्व किया और बाद में आप नहीं मानते हैं। उसकी वजह भी यही थी कि वो चाहते थे कि तीसरे फरीक का कहीं अमल दखल का इशारा न मिले ताकि राहें न खुले कश्मीर के मामले में। तो बोर्ड ऑफ पीस में एक ओपन एंडेड चार्टर रखा हुआ है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट किसी और जगह भी हो तो इसी मॉडल को और इसी बोर्ड ऑफ इसी को वहां पर अप्लाई किया जा सके। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, सर आप क्या समझते हैं जहां पे मोदी साहब के आइडियोलॉजिकल कजन बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद हों, वहां पे वो जाने से अब तक हिचकिचा क्यों रहे हैं, अभी तक कोई फैसला क्यों ना कर सके? आई थिंक भारत ने एक absurd सी पॉलिसी आई थिंक आजकल इसको आबादी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्लेम करते हैं जी कि हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस हैं और हम मल्टी अलाइनमेंट में जाएंगे और अपनी मर्जी करेंगे। हालत ये है कि अभी आप पता है चाबहार पोर्ट से इनको निकलना पड़ा। रीजन में देखा जाए अभी डिप्लोमेट की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, शायद आई थिंक जापान से छपता है कि वाई, और ये एंड दिसंबर की है, इसका बड़ी रिसेंट है कि कितना ज्यादा आइसोलेट हो चुका है रीजन में, व्हाट टू टॉक ऑफ इंटरनेशनली।
ट्रम्प साहब तो इनको ट्रॉल करते ही रहते हैं। तो मोदी साहब जो है, आई थिंक आई वुड से सो एम्बैरेस्ड आफ्टर 10th में कि उसमें सावधान एक जगहसाई भी हुई। उसके बाद भारत का जो आई वुड से इमेज था स्ट्रेटेजिक, बहुत ज्यादा डेंट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ट्रम्प उसको ट्रॉल करते रहे। मे बी ही वांटेड टू ड्रॉ कंसेशन, लेकिन वहां भी आई थिंक देयर इज अ सीरियस टेंशन। तो दिस इज वन रीजन डिप्लोमेटिकली ऑल्दो दे मे डिजायर, क्योंकि आई थिंक दो तरह की एडवाइस चल रही है विद इन इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल। जो मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, कुछ तो एडवाइस कर रही थी कि आप हाई टेबल पे बैठे, बिकॉज पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है नाउ, पीपल सेइंग कि बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन तक फैल जाएगा। आपने देखा कि लीबिया के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, देन यू आर इन फॉर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया अलायंस की बात हुई, इजिप्ट शायद शामिल हो जाए। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ मेजर प्लेयर। और जो स्पेस थी वेस्ट एशिया में, डिस्पाइट के अभी उस पर हम बात नहीं करते, जो यूएई ने एफर्ट की या भारत ने, आई थिंक वो भी फिजल आउट हो जाएगी। तो अभी दे फाइंड के दे आर आइसोलेटेड। तो गजा पीस में जो बेसिकली नाउ आई वुड से इसकी इंटरनेशनल सपोर्ट है। अभी इवन रशिया ने आई वुड से टेसिटली कह दिया जी कि वी विल सपोर्ट इट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे बाकी पावर्स भी आएंगे। तो ये देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द पॉलिसी। एक रीजन ये भी है कि शायद जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हो और ट्रम्प बैठे हो, वहां पे मोदी साहब विल फील प्रॉब्ली एम्बैरस के कोई और फिक्र ना कसा जाए। तो टोटली औकात में रीजन में टोटल 2 इनके एलाइज रह गए। एक काबुल वाले हैं, जो आई वुड से ऑलमोस्ट प्रो ख्वारिज गवर्नमेंट है, और किसी हद तक नेतन्याहू है। और अभी इजरायलीज ने भी देखना है जी कि बेसिकली अगर यहाँ पे नहीं आते तो इट मींस के प्रॉब्ली दे कांट प्ले अ मेजर रोल। और ये हमेशा टेस्ट रहा है। ये क्वाड के चैंपियन बने जी कि हम इधर इंडो पैसिफिक में बैलेंस आउट करेंगे चाइना को, और एक तरफ ब्रिक्स में जाके फिर इनकी मिलते करते हैं। अभी जब से आई थिंक ट्रम्प ने इनको लिताड़ना शुरू किया है, दे आर नाउ ट्राइंग टू गेट कोजिंग अप विद ईयू। अभी आई थिंक उर्सुला वॉन डर लेयन आई हुई थी, ये जो 26 को इनका होता है ड्रामा जो है लेट्स से रिपब्लिक डे का, और उस पर चीफ गेस्ट थी। तो मेरे ख्याल में भारत इज हाईली कंफ्यूज, और मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट। अभी माइकल कुगलमैन भी कह रहे हैं कि दे वुड नॉट लाइक टू सिट विद पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हाई दे विल बिकम मोर आइसोलेटेड। पाकिस्तान के लिए इट्स आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी, आप अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करें और इस पर अपना पैसा डालें। ठीक, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई दावतनामा मौसूल हुआ हो, और एक ऐसे वक्त में कि जब आपके ऊपर टैरिफ का तूफान मुसल्लत है और आप जवाब भी नहीं दे रहे और आप वक्त भी जो है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, और बिलाखिर अगर आप जवाब दे देते हैं तो फिर उसके असरात क्या भुगतना पड़ेंगे? क्या सिर्फ यूं ही किनारा कशी इख्तियार की जा सकती है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सरफे नज़र हो जाएगा, या फिर उसके असरात और मजीद बुरे होंगे? इस वक्त जिस मसले में फंस गया है इंडिया, कि वो अगर एक्सेप्ट करता है तब भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तब भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो लिहाजा ये उनको पता है, अगर एक्सेप्ट करता है तो कश्मीर के मामले में जैसे ही कहा जाएगा, क्योंकि आपको याद रहे कि जून में भी कश्मीर का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद बार किया था, जंग के दौरान, जंग के बाद। तो वो इंडिया को पता है कि बाद में मामला यूनाइटेड नेशंस में तो चले, बाकी भी 3 के करीब और वीटो पावर्स हैं, 4 अमेरिका के अलावा, जो कि वहाँ इसको वीटो कर सकते थे। लेकिन इस वक्त तो एक वाहिद ताकत यही बोर्ड ऑफ पीस और उसके चेयरमैन, जिनके पास तमाम अप्रूवल की फाइनल ताकत है, यानी कि वीटो की ताकत है। तो वो जैसा कि मैं बता रहा था कि वो इस चीज पर अमल दरामद करवा सकती हैं, और प्रेशर इतना अमाउंट हो सकता है। और जब वो प्रेशर माउंट करेंगे तो फिर वो तमाम की तमाम जो करारदादें हैं इससे पहले वो भी फिर मंजर आम पर आ जाएंगी, और उसका जोर भी लगाया जा सकेगा। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पे उन्होंने लिखा हुआ है अपने चार्टर में कि उनसे भी फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसल्ट किया जाएगा। और वैसे भी इस बोर्ड ऑफ पीस को एंडोर्समेंट हासिल है 2803 सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत, तो उसकी बहरहाल इनडायरेक्टली एक तकवीयत और एक ताकत तो है। उस लिहाज से भी उन्होंने इस चीज को कर लिया है। जी सही। ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं? सर, एक तरफ कहा जाता है कि ये एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है यूएनओ के, दूसरी तरफ ये है कि यूएनएससी की एक रेजोल्यूशन के दूसरे आर्टिकल के तहत ही ये जो है प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी बाउंडिंग जो है वो मुख्तलिफ होंगी यूएनओ से, या फिर ये उसी के अम्ब्रेला के नीचे ही काम करता रहेगा? यार इस तरह के मैकेनिज्म देखें पहले भी चलते रहे। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं, जो पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है या अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, आप देख लें 73 ऑनवर्ड जो है कैंप डेविड, जिसमें अनवर सादात गए और उसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे,
वो अमेरिका ने कराया था, आपको याद होगा। फिर इसी तरीके से देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। अभी सीरिया का जो मसला हल हुआ, इसमें अगेन बस देखिए तुर्किया, किसी हद तक अमेरिका है, रशियन ने शायद एग्री किया है। तो देयर आर एरिया जहाँ पे अगर पीस के लिए कोई एफर्ट होती है तो रीजनल फ्रेमवर्क या लेट्स से कोई भी इंटरनेशनल फोरम जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और उसी स्पिरिट में आई थिंक यूएन, बिकॉज इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड कि आप स्टेट अवे सावधान है। अभी वहां पे आपने देखा है कि प्रो इजराइल जो लॉबी है विद इन यूएस, उसकी वजह से यूएन में तो कोई चीज चल ही नहीं सकती थी, डिस्पाइट के बाकी सारी पावर्स, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल वाज वोटिंग अगेंस्ट देम। इस तरह आईसीसी में ले जाने की कोशिश की गई। तो प्रोबेबली उसमें एक नॉड है, इट मींस कि दिस इज अ फोरम विद इंटरनेशनल सपोर्ट, और ऐसे ऐसे लोग इसमें आएंगे। द ओनली थिंग वाज कि अभी कौन से ममालिक एक्सेप्टेबल हैं। एक्चुअली पाकिस्तान और तुर्किया में बहुत ज्यादा एतराज है। हालांकि पाकिस्तान में बड़ा डिस्कशन हो रहा है जी कि आप क्यों जा रहे हैं, व्हाई इजराइल इज ऑब्जेक्टिंग टू इट। कि लेट्स से लेटर ऑन अगर कोई अरेंजमेंट बनता है, आई एम नॉट सेइंग कि हम जा रहे हैं विद फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स के लिए, तो तुर्की और पाकिस्तान की फौजें वो नहीं चाहते वहां पे आए। लेकिन हमें यहाँ पे वी हैव पैलेस्टीनियन कलीग्स तुर्किया में, दे आर वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। जो टर्किश जो फलस्तीनी डायस्पोरा है, पीपल हैव सफर्ड अ लॉट। आई नो कि इसमें पूरा जेनोसाइड हुआ, हमने सुनो पे इसमें पूरा साल प्रोग्राम किए हैं, एंड वी वर डेफिनेटली वी टॉक्ड अगेंस्ट अट्रॉसिटी जो की है इन्होंने। लेकिन इस वक्त चूंकि पीस को एक चांस दिया जा रहा है, उसके अंदर आई थिंक पार्टिसिपेट करना इज आई वुड से इट शुड बी वेलकम। आगे इसके खदोखाल क्या होते हैं वो देखना है। इसके खदोखाल क्या होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन दानिशमंदाना फैसला था कि इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की जाए। भारत की पोजीशन जो है वो इस वक्त बड़ी नाजुक हो चुकी है, और भारत का जो फैसला होगा, दोनों फैसलों की सूरत में भारत फंसता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की शमूलियत अगर नहीं होती तो उसके असरात क्या पड़ेंगे, उसके ऊपर बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज होने वाली मुलाकात के बाद T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला जुमे या पीर को होने का इम्कान है। यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उसके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के मुतालिबे को रद्द करते हुए स्कॉटलैंड को मुतबादिल के तौर पर शामिल कर लिया, जिसने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि खत्ते में इजारादारी की सियासत अब खेल के मैदानों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला हुकूमत की इजाजत से होगा। पाकिस्तान अब इस हवाले से अपना फैसला जुमे या पीर को करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के हवाले से हिकमत अमली वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर कर रहा है, जिनमें भारत के साथ क्रिकेट मैच न खेलना भी शामिल है, जिससे आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में आईसीसी के दोहरे मायार पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि आईसीसी इंडिया के लिए एक उसूल अपनाता है, जबकि दीगर ममालिक के लिए मुख्तलिफ ज़ाब्ते लागू होते हैं। बांग्लादेश के मामले में न्यूट्रल वेन्यू देने की बजाय टीम को टूर्नामेंट से खारिज करना और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के लिए लचक दिखाना इस दोहरे मयार को जाहिर करता है। आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से खारिज करने का फैसला 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद सामने आया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस इंडिया का दौरा करने से इनकार किया, जबकि आईसीसी ने अपने बोर्ड इजलास में अक्सरियती वोट से फैसला किया कि अगर बांग्लादेश इंडिया नहीं जाता तो किसी मुतबादिल टीम को शामिल किया जाए। बोर्ड ने बाद में यह बयान जारी किया कि टूर्नामेंट के आगाज के करीब होने की वजह से शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन नहीं और किसी भी टीम के लिए शेड्यूल में रद्दोबदल मुस्तकबिल में आईसीसी के गैर जानिबदाराना किरदार को मुतासिर कर सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का फैसला क्या होगा और आईसीसी इस बार किस हद तक अपने गैर जानिबदाराना किरदार का मुजाहिरा करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की शिरकत और भारत के खिलाफ मैच खेलने या ना खेलने का फैसला न सिर्फ क्रिकेट के आलमी मंजरनामे पर असर डालेगा, बल्कि खित्ते में सियासी और सिफारती ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होगा। खेल और सियासत के इस पेचीदा इम्तिजाज में आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल का रुख उसी फैसले से वाज़ेह होगा और पाकिस्तान की हिकमत अमली अब यह तय करेगी कि मुस्तकबिल में क्रिकेट का मंजरनामा क्या हो सकता है और आईसीसी को यकतरफा तौर पर फैसले करने से किस तरीके से बाज रखा जाए। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शाहनवाज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहनवाज खान साहब, मौजूदा हालात को अगर देखें तो पाकिस्तान के पास एक तरफ आईसीसी का प्लेटफॉर्म है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत है और पीसीबी है। पीसीबी और हुकूमत के इख्तियारात कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं? देखिए यासर, सबसे पहले हमारे लिए हमारा पाकिस्तान है और ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसले करेगी
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वही फैसला जो है वो मानेगा भी और उसके ऊपर अमल भी करेगा। और दूसरी चीज रही बात ये कि आईसीसी, जिस तरह आपने पहले अपने इंट्रो में जिक्र किया कि बांग्लादेश को तो पहले ही बाहर कर दिया गया। देखिए, बांग्लादेश की अगर मैं थोड़ी सी तशरीह ये मैं कर देता हूँ इस पूरे टॉपिक की, कि ये बांग्लादेश का राइट था। अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे वहां पे सिक्योरिटी के, तो बांग्लादेश के लिए भी ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बिल्कुल जायज़ हैं और बांग्लादेश बिल्कुल राइट साइड पे खड़ा हुआ है। और ये एक्चुअली ये जो मसाइल खड़े हुए हैं, जब से आईसीसी के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट हैं जे शाह वो बने हैं, तब से हमारे पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है या सिर्फ वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने माजी में देखा है, जिस तरह अभी रिसेंट पास में एशिया कप हुआ, तो एशिया कप में हमने देखा कि हमें लग रहा था कि शायद एशिया कप नहीं होगा, लेकिन चेयरमैन मौसम नकवी ने जितने जबरदस्त तरीके से उन सारी चीजों को हैंडल किया। उन्होंने ढाका में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सारे जितने भी एशियाई ममालिक थे जो क्रिकेट खेलते हैं, एसोसिएट मेंबर भी साथ थे, तो उन्होंने बड़ा एक बेहतरीन किस्म का जो है ना उसका सॉर्ट आउट निकाला और बड़ा बेहतरीन फैसला किया, तो जिसकी वजह से एशिया कप मुमकिन हुआ। इसी तरह अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो देखें, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा तो इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा, और अगर इंडिया होस्ट करता है तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था पाकिस्तान का बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपने जो मैचेस है वो श्रीलंका में खेलने थे, और जबकि श्रीलंका तो बांग्लादेश के लिए जो ये मसला खड़ा हुआ और ये जो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की, ये अब देखे जहां मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने रिलीज किया और वहां बहुत सारी थ्रेड्स आई, तो जो बांग्लादेश का स्टैंड था वो बिल्कुल राइट पे था कि अगर एक टीम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस मुल्क में, उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि वो हमारे लिए सिक्योर नहीं है, तो ये उनके लिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीसी की कि उनको किसी और वेन्यू पे मुंतकिल कर दे, उनका राइट बनता है। लेकिन बात ये है कि बीसीसीआई और आईसीसी इस वक्त एक ही है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड आप कह लें या बीसीसीआई भारत क्रिकेट बोर्ड कह लें। तो कहने का मतलब है कि आईसीसी ने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं। बेसिकली बात ये है कि क्रिकेट को हम लोग तो कहते हैं यार यासर के जेंटलमैन गेम है, ओके जेंटलमैन गेम है। तो आज से पहले आप देखें जितनी भी ममालिक खेलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, कोई भी जहां भी क्रिकेट का इवेंट होता है, आपने देखा कि कभी कोई मसला हुआ ही नहीं है। जो आईसीसी है, जब से ये बीसीसीआई है, हमने देखा है कि इन्होंने पहले बिग थ्री का एक इनिशिएटिव लिया, हमने देखा वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, इंग्लैंड भी था। फिर अब तो चले, पहले तो 3 थे, अब बीसीसीआई ये समझ रहा है कि भाई अगर हमारी तरफ से, भारत की तरफ से जो ना स्पॉन्सर जाते हैं आईसीसी को, तो आईसीसी को जो हम कहेंगे वही करेंगे। जे शाह से पहले जो प्रेसिडेंट थे तो नो डाउट के फेवर दी जाती थी, लेकिन जब से जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तब से हमने देखा है कि वो हर चीज एक जेंटलमैन गेम को, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इनको भी उन्होंने सियासतज़दा कर दिया है। कोई भी गेम होती है, कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो एशिया कप का हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी का हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी इवेंट होता है, भारत जो है वहां पर जो है ना वो पॉलिटिक्स को ले आता है। अच्छा खान साहब एक चीज बताइए इसमें कि आपकी मुख्तलिफ क्रिकेटर से गुफ्तगू होती रहती है। अब भारत में जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, मौजूदा को छोड़ दें, उनके ऊपर तो बीसीसीआई के रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं, उनका इस मंजरनामे के अंदर क्या मौकिफ है बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने वाला और पाकिस्तान के मौकिफ के ऊपर? देखिए, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, इंडियन क्रिकेटर्स भी हमेशा यही बात करते हैं कि देखिए जो क्रिकेट है उसको पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, जिस तरह स्पेशली बीसीसीआई करता है। और बीसीसीआई तो पहले करता था, फिर अब आईसीसी जो है ना, अब देखिए पूरी एक लॉबी है ना, जे शाह प्रेसिडेंट है, बाकी जाहिर है वो प्रेसिडेंट है, तो उसके कहने के मुताबिक ही सारा कुछ होगा। तो इंडियन कभी भी इस फेवर, जो क्रिकेटर्स हैं वो कभी भी इस फेवर में नहीं रहे कि क्रिकेट जो है ना इस तरह जो है ना वो खराब करनी चाहिए। किसी को अगर एक जायज तहफ़्फ़ुज़ात है बांग्लादेश का, तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया यासर कि उसका राइट है। अगर किसी टीम ने एक मुल्क में अपने प्लेयर्स उनके सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो उनका राइट है कि जो होस्ट है वो उनको अच्छे तरीके से ऑब्लाइज करे, उनका वेन्यू चेंज कर दे। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भाई इन 3
साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि पाकिस्तान ने भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है और इंडिया ने भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। सो बांग्लादेश के बेसिकली जो पॉलिटिकल मामला है, आपको पता है कि जब से ये बांग्लादेश की जो साबका हुकूमत थी वो खत्म हुई है। और दूसरा ये कि भारत ने खुद बांग्लादेश से पहले ये बात अपने तई सिफारती बुनियाद के ऊपर ये डिक्लेयर कर दी है, जिसे नॉन फैमिली स्टेट कहा जाता है, यानी आपके जो सफ़ीर हैं वो अपने साथ फैमिली नहीं लेके जा सकते। दुनिया के चंद ममालिक हैं जहाँ पे भारत ने ये स्टेटस रखा हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी उसी का यही स्टेटस है। तो जब वो खुद ये स्टेटस डिक्लेयर कर रहा है तो फिर बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात मानने से इनकारी क्यों है? देखिए, अब बांग्लादेश के तो तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल राइट है, क्यों मानने और ना माने, ये सिर्फ और सिर्फ अजारादारी कायम करने के लिए कि भाई जो हमने कह दी वो भाई ऐसे नहीं होता। देखें, इसमें सबसे मेन जो स्टेक होल्डर है ना यासर, वो आपका पाकिस्तान है। आज आपको पूरी जो ना दुनिया की क्रिकेट को लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ ये अनाउंस किया था कि हम T20 बाइकआउट कर देंगे इस वर्ल्ड कप का। नो डाउट कि अभी कुछ इस तरह के साइंस आ रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा भी, लेकिन जो हतमी फैसला होना है वो PM साहब ने ऑर्डर करना है। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने अभी तक बड़े बेहतरीन फैसले किए हैं सारे, और पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान की क्रिकेट के मफाद में उन्होंने हमेशा फैसले किए हैं। सो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है, लेट्स सपोज, क्योंकि फाइनल डिसीजन है वो तो या फ्राइडे को होगा या 30 को होगा, या मेरे ख्याल 2 तारीख को होगा। आज अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया था। तो इनका तो बेसिकली राइट है बांग्लादेश का। अब पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट इस तरीके से भी जो है ना वो दर्ज करवा सकता है कि अगर पाकिस्तान लेट सपोज खेलने का फैसला कर लेता है यासर, तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलने का फैसला भी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है कि हम काली पट्टियां, स्याह पट्टियां बांधकर जब हम ग्राउंड में उतरे और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी टेस्ट नेशंस हैं, जितने भी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको इस बात का अंदाजा हो रहा है, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन BCCI के खिलाफ, ICC के खिलाफ जो है ना कोई भी मुल्क जो है ना वो खड़ा होने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो वही है, वो अमित शाह का जो बेटा है, जय शाह। तो उस वजह से जो है बांग्लादेश राइट पे है। और मैं समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट है, मैं बड़ा होपफुल हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ कि वो बांग्लादेश के साथ जो है ना वो हमारी हमदर्दियां तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन इसमें जो मैंने 2 चीजें आपको बताई कि बांग्लादेश पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलने का फैसला भी कर सकता है। अच्छा, ये खान साहब ये बताएं कि अगर फर्ज कर लें कि पाकिस्तान इनकार कर देता है, पाकिस्तान को क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं? और दूसरा ये कि इनकार की सूरत में वो जो स्पॉन्सर्स हैं या ICC है या भारत मेजबान है, उसको माली तौर पे कितना नुकसान होगा? देखिए, ये तो देखिए इसमें ब्रॉडकास्टिंग के जो है वो आते हैं, स्पॉन्सर्ड आते हैं, और आपको पता है यासर कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैच देखा जाता है जब भी क्रिकेट की बात होती है तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूवरशिप होती है उसकी। तो मैं समझता हूं कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान ICC को भी होगा और दुनिया की क्रिकेट को जो है ना बहुत डैमेज हो सकता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है। और आपने जब 5-5 साल के मुआहदे ICC ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ किए हुए हैं, तो उसमें आप देखें कि वो ऐसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाते ना, उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की होती है। अब आप इसकी एग्जांपल इस तरह लगा लें कि जब एशिया कप के मैचेस हो रहे थे यासर, तो पहले तो ये प्लान हो रहा था कि शायद पाकिस्तान ने नहीं खेलना, इंडिया ने वो करवाना ही नहीं था, लेकिन मोहसिन नकवी ने बड़े जबरदस्त डिसीजन लिए, एशिया कप हुआ और पाकिस्तान और इंडिया 3 मैचेस खेला है लास्ट टाइम। अब एशिया कप जो हमने अभी ये रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो ये आप देखें अगर इस तरह का फैसला पाकिस्तान करता है कि हम बाइकआउट करते हैं, हम नहीं खेलते, तो आप देखिएगा कि ये तो जो टाइम मोहसिन नकवी साहब ने लिया है कि हम PM साहब ने थोड़ा सा हमें भी टाइम दिया है कि फ्राइडे को या 2 तारीख को जो है ना वो इसका फैसला होगा। ये पाकिस्तान का जो ये फैसला है ये इनको घुटनों पे ले आएगा ICC को, और ये जो इनकी गर्दन में इस वक्त सरिया आया हुआ है, मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मैं ये बात कर रहा हूं कि आधा सरिया जो है वो इनकी गर्दन से निकल चुका है यासर, ये आधा सरिया रहता है। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 दिन में जो पाकिस्तान कहेगा ICC को वो मानना पड़ेगा,
क्योंकि आईसीसी के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स का, स्पॉन्सर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है और ये प्रेशर इस किस्म का होता है कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे उस चीज को और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है इसमें। ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे और ये प्रेशर जो है वो ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स की तरफ से है और आईसीसी को इसके ऊपर घुटने टेकना पड़ सकते हैं। जो फाइनल फैसला है वो जुमे अपील को पीएम और चेयरमैन मोहसिन नकवी के माबैन होगा। बहुत शुक्रिया शाहनवाज खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।